बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की रिपोर्ट्स, अमेरिका का सफेद जानवर, नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के कई सारे देशों के बड़े बड़े लीडर्स, इन तमाम की बौखलाहट ये बता रही है कि ईरान जख्मी होने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इन तमाम के अंदर ईरान का डर पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। वीडियो में रोज की तरह दुनिया भर की बड़ी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। शुरू करने से पहले आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाए, और चैनल पर नए हो तो हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मतलब ये ईरान से जीत भी गए हैं, पेट में मरोड़ फिर भी जारी है। अब सफेद जानवर का नया स्टेटमेंट सुनो। इसने कहा कि ईरान ने IAEA को अपने देश के अंदर बैन कर दिया है और जो इनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है इसको बंद किया है या नहीं किया है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान ने टिप्पणी जबकि की थी कि हम तो जारी रखेंगे जी। और ये सब बातें मैं अपने सीनियर जानवर यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से करूंगा जब वो व्हाइट हाउस में अपनी तशरीफ लेकर आएंगे। एक और भी बात इन्होंने कही जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूं कि ईरान इतना बेवकूफ तो नहीं है कि उसने, जबकि उसको पता है कि कभी ना कभी मेरे इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने सीक्रेटली बना रखे हो कुछ और फैसिलिटीज। IAEA ने भी दावा किया कि फोर्डो, नतांज, इस्फहान और 2-3 जो और हैं, इनके अलावा भी ईरान की गतिविधियां पहाड़ों के अंदर चुपके से चल रही है जिसकी जानकारी हमें नहीं है। ट्रंप ने इसी बात को कहा कि हमने ईरान के तमाम फैसिलिटीज को परमानेंटली, पहले था 2-4 महीनों के लिए, फिर हुआ 2 साल के लिए, अब नया स्टेटमेंट है कि परमानेंटली हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि ईरान किसी दूसरी जगह पे एनरिचमेंट को जारी रखे हो, ये कंसर्निंग चीज है और नेतन्याहू से डिस्कस किया जाएगा। यानी ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत हुई थी जबरदस्ती की, वो अभी खत्म हुई नहीं है। बस आप यूं समझ लो कि वो उसका एक छोटा सा ट्रायल था जो 12 दिन आपने देखा। बड़ी जंग अब मुसल्लत हो सकती है। तो वहीं यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स का क्या कहना है? इन्होंने कहा कि ईरान को जख्मी करके अमेरिका और इजराइल ने पूरी तरह से उकसा दिया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। ईरान को अब ये समझ आ गया है कि जब तक उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा तब तक उसके सिर पर खतरे मंडराते रहेंगे, शैतानों का झुंड उस पर हमलावर होता रहेगा। अब इनके पास एक परफेक्ट रीजन है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो भी अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगे हैं। खतरा उनको भी महसूस हो रहा है। तो मतलब साफ है कि ईरान पहले से ज्यादा इन तमाम के लिए सेंसिटिव हो चुका है और ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन दोबारा से लिया जा सकता है। तो वही सऊदी का डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान चोरी चोरी चोरों की तरह, दलालों की तरह पहुंचा है अमेरिका के प्रेसिडेंट की चरण में और जाकर पहले तो कांग्रेचुलेट किया ईरान के ऊपर हमले को। इसके अलावा कुछ सीक्रेट बातें हुई हैं। क्या बातें हो सकती हैं? इजराइल को हम भी गोद में खिलाएंगे, बस इजराइल हम पर हमला ना करे, आप हमारी बादशाहत ना छीनना, हमें बादशाहत पे ऐसे ही कायम रहने दो, हम आपको हफ्ता तो दे ही रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो हर साल देते हैं। यहां मैं एक पेशन गोई, एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं सऊदी की हालत को देखते हुए। जरा लेबनान की तरफ चलते, उसका एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको। लेबनान में जो सरकार बैठी है जोसेफ आउन और नवाब सलाम की, ये है दलाली कर रहे हैं। जैसे तैसे हिजबुल्लाह को कमजोर करके उसके हथियार छीन कर लेबनान को एक पपेट स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इजराइल ने सिर्फ सैटरडे वाले दिन लेबनान की 4 अलग अलग जगहों पर, 4 अलग अलग लोकेशंस पर 4 कार्स के ऊपर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें लेबनान की रिपोर्ट ये कह रही है कि आम लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इसका सऊदी से क्या कनेक्शन, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया लगभग इजराइल को अपनी गोद में बिठा चुका है। अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए ये शामिल हो जाएगा, इजराइल के साथ दोस्त बना लेगा। लेकिन पूरा सऊदी अरेबिया दलाल नहीं है, दलाल तो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना। सऊदी के अंदर उठ सकती है एक बड़ी बगावत। जो गैरतमंद लोग होंगे सऊदी में, अगर बचे होंगे, वैसे तो सबको नंगा कर दिया है, अय्याशी में तो सभी डूबे हुए हैं, थोड़े बहुत अगर होंगे तो एक बगावत उठेगी। इजराइल और सऊदी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा सऊदी के अंदर, जिससे बढ़कर इजराइल कहीं ना कहीं सऊदी के अंदर भी वैसे ही एक्शन लेने लगेगा जैसे लेबनान में अभी ले रहा है, जैसे सीरिया में अभी ले रहा है। ईरान में भी कोशिश थी लेकिन कर नहीं पाए।
तो सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइजेशन के बावजूद भी इजराइल के निशाने पर आ जाएगा। ये पेशन गोई है, अभी तक मुमकिन नहीं लग रही है, लेकिन आने वाले वक्त में मेरा यकीन है ये जरूर होगा। उधर गाजा से बड़ी अपडेट ये है कि गाजा में जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर आतंक के अड्डे खोले हुए हैं और अपने आतंकियों को वहां पर बिठाया हुआ है ताकि फलस्तीनियों को चुन चुन कर मारा जाए। उन आतंकियों के ऊपर कोई फलस्तीनी होगा जिसके फैमिली मेंबर को इन्हीं आतंकियों ने मार दिया होगा शूट करके। अब तक हजारों को मार चुके हैं ना, इतनी खबर तो आपको होगी। जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, यानी खाने पीने का सामान जहां बांटा जा रहा है, वहां फलस्तीनी लोग भागते हुए पहुंचते हैं क्योंकि भूखे प्यासे लोग हैं, इनको ज़ोंबीज भी कह रहे हैं। तो इन्हीं भूखे प्यासे लोगों पर ये आतंकी सारे गोली भी चलाते हैं, जिसमें हजारों लोग अब तक मार चुके हैं। ये अब किसी के परिवार के बेटे भाई या किसी ना किसी को मारा होगा। अब उन्हीं में से किसी का फैमिली मेंबर आया होगा बदले की भावना से, ग्रेनेड्स अपने साथ लेकर आया वो रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उसने इन आतंकियों के ऊपर फेंक मारा, जिसमें 2 से 3 इनके जो आतंकी हैं वो घायल हैं। अब देखो, जब इन्होंने हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गाजा के अंदर गोलियों से भून कर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन खबरों ने इतनी ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरी, मगर जैसे ही आतंकियों पर हमला हुआ है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आने लगी हैं। और जो भारतीय मीडिया है वो तो है ही इनके जूते चाटने वाला। भाई जैसे इनके बाप पर हमला कर दिया, मतलब वो बाप जो नाजायज है, दूर का है लेकिन है तो बाप, उन पर हमला हो गया, उनको किसी ने पीट दिया। तो उधर तालिबान को सत्ता पर कब्जा किए हुए 4 सालों के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने तालिबान को ऑफिशियली तौर पर अफगानिस्तान की सरकार के रूप में कबूल कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। बड़ी खबर तो ये है ही, इससे बड़ी अपडेट ये भी है कि तुर्की के जो झूठे खलीफा हैं, जिन्होंने गाजा के लिए पिछले 2 सालों में कुछ भी नहीं किया सिवाय भाषणबाजी के, सिवाय मुनाफिकत के, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए हमें तालिबान की गवर्नमेंट की मदद करनी है और उसके लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली तौर पर रिकॉग्नाइज कर ले। हो सकता है कि तुर्की भी इनको रिकॉग्नाइज कर ले एज अ गवर्नमेंट। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ कि इन सबसे पहले जो हाथ आगे बढ़ाया तालिबान की तरफ बढ़ाने वाला जो देश था वो था चाइना। उसने ऑफिशियली तौर पर तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अनऑफिशियली तौर पर सबसे ज़्यादा जो तालमेल बिठाए हुए हैं तालिबान के साथ वो है चाइना। अब ये तो तमाम वो देश हो गए जिनमें कुछ ऐसे थे जो शुरू से ही आतंकियों को सपोर्ट करते हैं ना, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, और जिसमें कुछ ऐसे देश हैं जैसे रशिया और चाइना, वो अपनी इस थ्योरी से चल रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो तालिबान से कोई खास वैसा रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अमेरिका का दुश्मन है इसलिए चाइना और रशिया का दोस्त हुआ। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे देश का, हमारे देश के लोगों का नाम पूरी दुनिया में डुबाया हुआ है अपनी जिहालत और अपने नंगेपन से, जो सड़कों पर खड़े होकर आवारा जानवरों की तरह गूखोर जो हैं वो खड़े होकर तालिबान को आतंकी कहा करते थे। इनके जो लीडर्स हैं, जिनकी स्पीचेस सुन सुनकर, व्हाट्सएप पर भेजे हुए मैसेजेस को पढ़ पढ़कर ये एक तरीके से ज़ोंबीज बन चुके हैं। वो लीडर्स, वो फेंटा की बोतल की साइज़ का है, उसके जैसा ही लगता है दिखने में, ये कहा करते थे कि हम आतंकियों से बात नहीं करते, हम सीधे स्ट्राइक्स करते हैं। उन्होंने भी वो सपोर्टर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी ऑलरेडी अनऑफिशियल तौर पर चाइना की तरह तालिबानियों को भाईजान बनाकर दिल्ली और मुंबई में बिठाया हुआ है बहुत पहले से, और तालिबान को अच्छी खासी मदद भी दी है ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ फॉरेन पॉलिसी के लिए या रीजनल दबदबे के लिए सही नहीं है, बहुत बढ़िया कदम है। इसके लिए हमारे देश के कुछ बड़े बड़े जो समझदार इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो आह्वान कर रहे थे कि ऐसा करना चाहिए। अफगान गवर्नमेंट जो अमेरिका की पपेट थी उससे तो बात कर ही रहे हैं, तालिबान से भी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है उसका दबदबा हो जाए, कई इंटेलेक्चुअल्स ने कहा था। लेकिन वो अपने फर्म में थे जो 6 बजे के बाद टुल हो जाते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक जानवर का पड़ा हुआ उठा के खा लेते हैं, फिर उसका गिरा हुआ पी भी लेते हैं। वो अलग ही नशे में थे, कह रहे थे नहीं भाई हम तालिबानियों से बात नहीं करते, आतंकियों से बात नहीं करते हम लोग। तो बस उन नशेड़ियों से कहना ये है कि जो चीज़ तुम नहीं कर सकते, जिसकी तुम्हारी औकात नहीं है, वो बोलनी भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि तुमने आसमान की तरफ थूका, नहीं वो तो दूसरा गलत हो जाएगा, तुमने ज़मीन पे थूका, तुमने ज़मीन पे पड़े हुए गोबर पे थूका और फिर उसको गोबर समेत ही चाट लिया। तो वही ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान अजरबैजान पहुंचे, जिसने हाल ही में इजराइल की मदद की थी ईरान के खिलाफ हमलों में।
वहां पर ECO यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट को अटेंड करने, जहां पर तुर्की के खलीफा अर्दोगान, पाकिस्तान का PM शहबाज शरीफ और भी कई बड़े लीडर्स आए थे। और फिर इन्होंने अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार करते हुए अर्दोगान ने पेजेश्कियान को गले लगाया और शहबाज शरीफ ने हाथ पकड़कर अपने भाईचारे, दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम दुनिया को दिया। अब देखो, इससे ज़्यादा ये बेचारा कुछ कर भी नहीं सकते, अमेरिका इनको करने नहीं देगा। अमेरिका की गुलामी में इतना तो अलाउड है कि तुम उनको दिखाओ कि तुम उनके दोस्त हो लेकिन अंदर से करना वही जो हम तुम्हें हुक्म देंगे। तो कंक्लूजन ये है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये अब अपने नेक्स्ट फेज में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी जब ट्रंप का मालिक पहुंचेगा व्हाइट हाउस में, तब डिस्कशन किया जाएगा कि ईरान के खिलाफ अब किस तरीके की साजिशें रचनी है, क्योंकि ईरान अब कहाँ क्या कर रहा है, किस तरीके के बॉम्ब्स बना रहा है, यूरेनियम को एनरिच कर रहा है या ऑलरेडी जो उसके पास है उसके इस्तेमाल से लीगल तौर पर डंके की चोट पर बॉम्ब बना रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इनकी इंटेलिजेंस सब धरी की धरी रह गई हैं। बस ये जो मोसाद के कुछ एजेंट्स हैं या ईरान में जो कुछ गद्दार हैं गवर्नमेंट और फौज के अंदर, उनके ज़रिए इनको थोड़ी बहुत खबरें मिल रही है। बाकी ईरान अपने आप में खुद एक स्मार्ट कंट्री है, जिसने हिजबुल्ला, हमास और यमन के हुदीस जैसे ग्रुप्स को इतना ताकतवर बनाया है कि उनको अभी तक ये डिफीट नहीं कर पाए। तो वो अपने आप में ईरान है, आप इस बात का अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हो। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।